हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रैकटेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सी टेट 2021 के लिए, जो कि बहुत जल्द हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन है ये। तो आप लोगों के लिए एक मतलब तैयारी के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया है 2011 से लेके 2019 तक, तो आप आराम से 100+ मार्क्स लेकर आने वाले हैं। बस आपको वो पेपर समझ में आना चाहिए। आपको वो पेपर रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए उसका आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इतना काम कर लिया है तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा। और अगर नहीं किया है तो आप अभी भी कर लीजिए। और ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी का जो 3, 4, 5 का समरी आपको कहीं से भी मिले आप उसे कर लीजिए। और सोशल साइंस के लिए अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो उस पे आप लोग क्वेश्चंस करिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में मार्क नहीं कर पाएंगे आंसर्स को। ठीक है, तो मैंने भी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने भी जब नोट्स बनाया था अपना तो मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं क्वेश्चंस कर रही थी, मेरे गलत हो रहे थे, लेकिन जैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो मेरे क्वेश्चन जो है वो सही होने लगे। तो एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अब इसमें आपको बहुत टाइम मिल गया था एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए। तो अभी तक मुझे लगता है कि सभी ने तैयारी कर लिया होगा। तो लास्ट टाइम है, ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और जो पोर्शन आपका जहाँ पर भी वीक हो आप उसे अभी भी टाइम दीजिए। अभी भी आपका एग्ज़ाम जो है 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 दिन अभी आपके पास पूरे हैं, और 10 दिन में जो भी पोर्शन आपका कमज़ोर है 2-3 दिन लगा के उसको अच्छे से पढ़िए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैथ पेडागोजी में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रही हूँ। और एक बात ये कि संस्कृत पेडागोजी मैं नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि संस्कृत के पेडागोजी का मेरे पास पेपर ही नहीं है। ठीक है, जो पीडीएफ फॉर्म में पेपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा पा रही हूँ। तो जो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास पेपर्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को इस समय करवा पा रही हूँ, क्योंकि ना तो टाइपिंग अभी हो पा रही है और ना ही स्लाइड बन पा रहा है, कोई भी काम अभी हो नहीं पा रहा है। तो मतलब जिस भी तरीके से मैं क्वेश्चंस करवा पा रही हूँ मैं उस तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। संस्कृत के लिए मेरे करवाने से बेटर ये होगा कि संस्कृत में आप लोग खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको संस्कृत की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। और संस्कृत के लिए आप पैसेज को प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ साथ आप 15 ही क्वेश्चन, अगर आप 10 दिन तक लगातार 15 से 20 क्वेश्चन भी डेली कर लेंगे, खुद से क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका संस्कृत पे पकड़ बन सकती है। अभी भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत को पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो कोई कितना भी क्वेश्चन करा देगा आपको, आप नहीं कर पाएंगे। आपने अभी तक जितनी भी पेडागोजी पढ़ी है सिर्फ वही पेडागोजी आपकी संस्कृत में यूज़ होगी। और अगर आपने संस्कृत को बस समझ लिया है, उस क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपने समझ लिया कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने हिंदी पेडागोजी और सीडीपी आपने मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, और इससे मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको सिर्फ प्रॉब्लम एक जगह होने वाली है, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज ही अगर ना समझ में आए तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आपको कोई कितना भी पढ़ा दे आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, संस्कृत में और इंग्लिश में सिर्फ यही दो तरीका है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आती है तब तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में टॉप टू बॉटम को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। संस्कृत में जो भी तरीके क्वेश्चन पूछे वही जाते हैं, बस आपको संस्कृत में पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोगों के पास यूथ कंपटीशन या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक होगा जहाँ से आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप सिर्फ उसके लिए इतना करिए कि आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस को हर दिन, ठीक है, 15 से 30 क्वेश्चंस को आप हर दिन, आज 20 तारीख है, 20 तारीख से लेके, अगर आप 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 15 से 30 क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पर लगाते हैं, सिर्फ अपने से पढ़ के समझ के उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में दिमाग इतना काम करेगा कि आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए दूसरों के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें
सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है, ज़रूर होती है, सबको होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, सभी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर सिर्फ आप कर सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। 30 क्वेश्चंस को अगर आप एक प्राइमरी का और एक जूनियर का उठा के आप अगर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक सीटेट के 13 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही हैं, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन पेपर हुए ही हैं। अगर आपके पास 10 दिन का पूरा समय है, अगर आप एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए, एक जूनियर का और एक प्राइमरी का, आराम से आपका हो जाएगा। संस्कृत में 20 प्लस ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संस्कृत का पैसेज जो होता है वो इंग्लिश से बहुत आसान होता है। उसमें सिर्फ आपको वर्ड पढ़ के उसका आंसर मार्क करना होता है। तो आप 1 से 2 पैसेज भी संस्कृत का प्रैक्टिस करते रहिए, आपका डेफिनेटली सही ही होगा, ठीक है। आप आपने अभी तक जितनी भी हिंदी पेडागोजी, कितनी भी पेडागोजी पढ़ ली है, सिर्फ उसी पेडागोजी का इम्प्लीकेशन संस्कृत में आपको करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान इसके लिए होना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पर ही जोर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज मैथ पेडागोजी को करने वाले हैं, और जो आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, वो आज क्वेश्चन जो होगा वो 2019 का जुलाई वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2019 का जुलाई वाला क्वेश्चन होगा। और इस बार मैं बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई हूँ चैनल पे, क्योंकि मेरा प्लान और ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो सब हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जितना कर पाती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। तो ये मैथ का पेडागोजी जो है वो हम लोग MCQ सीरीज़ को कर रहे हैं। सी टेट हो गया, ये MP टेट के में जो भी पेडागोजी का सेक्शन आता है वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर भी मैथ की पेडागोजी आती है वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और मेरा नाम तनु शुक्ला है, और मैंने अभी तक हम लोगों ने 140-45 क्वेश्चंस को अभी तक कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे मैथ पेडागोजी की, तो हम लोग उसे पूरा भी करेंगे। और ये जो है हमारा आज का 14वां सेशन है, ठीक है। मैथ पेडागोजी का आज हमारा जो 14वां सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने 13 पार्ट में मैथ पेडागोजी को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इस वक्त आपके पास सिर्फ 10 डेज़ बचे हुए हैं। आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसे रिवीजन करें, और जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पे काम करें। प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आपको कहीं पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि आपको EVS में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। और पेडागोजी तो अभी तक सबकी मजबूत हो ही चुकी होगी। और CDP में बस सिर्फ आपको 4 थियरी पढ़ के जानी है। जीन पियाजे का हो गया, और कोहलबर्ग का हो गया, और उसके बाद वाइगॉत्स्की का हो गया, और उसके बाद गार्डनर का हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 8 से 10 नंबर तो आपको यहीं पे बन जाते हैं। अगर 2-2 क्वेश्चन आए तो, अगर एक एक क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर बनेंगे आपके एक पेपर में। तो आपका इजीली टफ क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएंगे, और सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका सिर्फ कॉमन सेंस पर ही आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, या फिर अधिगम से हो गया, फिर कहीं से भी क्वेश्चन हो गया, वो आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड ही आएंगे। तो अगर आप लोगों ने 2011 से लेके 2019 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 25 से कम लेकर आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्प्यूटेड होते हैं, तो उसका आंसर किसी को पता नहीं होता। वो आयोग के द्वारा जब हमें आंसर मिलता है तो हमें पता चलता है। क्योंकि जब मैंने पिछली बार सीटेट दिया था तो मेरे भी मतलब यूट्यूब चैनल से मिलाने के बाद मेरे 2 क्वेश्चन गलत आ रहे थे, लेकिन आयोग के द्वारा जो भी आंसर दिया गया वो मेरे आंसर से मैच कर गया, और मुझे 30 आउट ऑफ 30 दोनों पेपर में मिले थे। तो ये मतलब कन्फर्म नहीं होता कि किसको 30 आउट ऑफ 30 मिलने वाला है, क्योंकि वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर मानते किसे हैं। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर आते हैं हर पेपर में कि जो कि थोड़े से डिस्प्यूटेड होते हैं। और पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप चैलेंज भी उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीके से सोचिए, अपने तरीके से आंसर दीजिए, क्योंकि यूथ कंपटीशन में भी कहीं कहीं गलत आंसर दिए गए हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए और उसे यूज़ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को करिए, और अपने नोट्स को रिवाइज करिए। यही एक तरीका है कि आप 10 डेज़ में बहुत बेटर कर सकते हैं। और मैथ जिसका अभी भी वीक है, फर्स्ट पेपर के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, आपका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहाँ से। और सेकंड पेपर के लिए तो आपको जो भी चैप्टर्स वहाँ पे दिए गए हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप NCERT के साथ ही जाइए, ठीक है। इस समय आपके पास समय बहुत कम है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा। अब हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं, ठीक है। ये 2019 जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर मार्क करवाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश मतलब कि क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ाना है, मतलब क्वार्टर पढ़ाना है हमें, ठीक है। क्वार्टर पढ़ाना है, 1/4 को पढ़ाना है हमें कक्षा 3 में। की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें एक तरीके से मतलब
1/4 पढ़ाना है। जैसे कि ये कोई भी सर्कल हो गया और इसका जो है एक पार्ट जो है वो 1/4 है, ठीक है, क्वार्टर है, ये चतुर्थांश है इस सर्कल का। तो हमें ये बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिख देना। तो श्यामपट्ट पर प्रतीक को लिखना जो है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारा ये आंसर नहीं बनेगा। अगला देखते हैं कि कोई भी अगर आप चीज़ पढ़ा रहे हो तो प्रतीक को लिखने की बात सबसे लास्ट में आती है। तो इसे आप पहले पॉइंट पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हो मैथ का, जहाँ पे प्रतीक, अगर कोई भी प्रतीक आपको पढ़ाना है, प्लस पढ़ाना है, माइनस पढ़ाना है, भिन्न पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, डिवीजन पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है आपको, तो आपको प्रतीक को आपको बच्चों को बाद में बताना पड़ता है। पहला चरण वो आपको प्रतीक बताना नहीं होगा कि मैंने बता दिया कि ये परसेंटेज का प्रतीक होता है, तो ऐसा हमें पहले ही नहीं बताना है, हमें उन्हें इसे बाद में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो पहला नहीं आएगा। तो पहला तो नहीं आ सकता, तो ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ए से शुरुआत की गई है। आपको अनुक्रम दिखाना है कि किस अनुक्रम में आप उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांट देना, ठीक है। तो मूर्त चीज़ों से गणित प्राइमरी लेवल पे या फिर अपर प्राइमरी पे बेटर तरीके से सिखाई जा सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांट देना, ठीक है। तो ये तो ठोस पदार्थ वाला जो ऑप्शन होता है वो सबसे पहले आता है और जो प्रतीक होता है वो सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ठोस पदार्थों की बात कर दी गई है। तो आपका आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। तो ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांशों के बारे में बांटना, तो मैथ पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो मूर्त चीज़ों से बच्चों को मैथ पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और अगला है कि चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना, तो ये सेकेंड नंबर पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आएगा चतुर्थांशों को प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आपको ठोस पदार्थों का उदाहरण देके या फिर उसे दिखाकर कोई भी चीज़ करके सब बच्चों को पहले उसे समझाना होगा और उसके बाद उसको प्रदर्शित करना होगा। या अगर आप प्रदर्शित कर सकते हैं उस सामान को तो करिए, नहीं तो चित्र के माध्यम से आप उसे दिखा सकते हैं। और उसके अलावा फिर उसके बाद आप प्रतीक का चिन्ह आप बताइए श्यामपट्ट पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, BCA, ठीक है। इस अनुक्रम का अनुसरण करेंगे अगर हमें पढ़ाना है तो। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो भी पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एक पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। कक्षा 3 का छात्र है वो और 16 × 25 का उसने गुणन इस प्रकार किया है, ठीक है। 16 × 25 तो 8 दूनी 16 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, उसे मतलब तोड़ दिया उसने, ठीक है। और फिर उसने इसे और इसे एक साइड कर लिया और इसे एक साइड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें गुणा कर लिया और इसमें गुणा कर लिया, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब गुणा करेगा तो ओवरऑल 400 आ रहा है, ये सही है। तो वो पूछ रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का, मल्टीप्लिकेशन के किस नियम का प्रयोग किया है। वितरण सिद्धांत का, साहचर्य का, पुनरावृत्त योग का या फिर प्रतिलोम गुणन सिद्धांत का। तो यहाँ पे बच्चे ने किस विधि का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। वो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक विधि को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसने साहचर्य विधि का यूज़ किया है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का बच्चे ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। समायोजित कक्षा में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। कई बार आप लोगों ने अपने प्राइमरी लेवल पे देखा होगा, जब हम लोग छोटे रहते थे तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ पे बच्चे कमज़ोर होते थे, उन्हें तेज के पास बैठाने का कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन एज अ टीचर आपको इस समय NCF 2005 के अनुसार ये सब नहीं करना है, और एक्चुअल में भी हमें ये सब नहीं करना है कि जो कमज़ोर है उसे हम तेज के पास बैठा देंगे तो वो बहुत तेज हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट में लेकर चलना नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, और पेडागोजी में तो ये ऑप्शन कभी सही होता नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आप अगर कमज़ोर के पास आप तेज को बैठा रहे हैं तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सही होता नहीं है। इसलिए आपको ये आंसर तो पॉजिटिव में मार्क नहीं करना है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि हम क्या करेंगे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। उस शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, तो जो समावेशित विद्यालय होता है, आपको मैंने कई बार बताया है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि उसमें एवरेज स्टूडेंट के साथ इसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जीनियस बच्चे भी होते हैं इसमें, और मंद बुद्धि भी होते हैं, मतलब हर टाइप के बच्चे इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधन का प्रयोग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही इसलिए बनेगा क्योंकि वहाँ पे अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं, और वहाँ पे शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके हमें वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है, वहाँ पे योग्यता अलग है और समझने का स्तर भी अलग है। तो हमें हर बच्चे के हिसाब से वहाँ पे चलना होता है इंक्लूसिव स्कूल में। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बनेगा, और इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें हमेशा ऐसे ही ऑप्शन को टिक करना है जहाँ पे हम सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सके, ठीक है। और उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, तो हम अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें इन बच्चों को विशेष शिक्षक के पास भेजना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सारे बच्चों को पढ़ा सकें। पेडागोजी में भी इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया गया कि हम सभी इंक्लूजन का मतलब समझ सकें और क्लास में सभी बच्चों को एक तरीके से, मतलब सभी बच्चों को हम हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी नहीं होगा आंसर। और उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, तो अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर नहीं, बल्कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके हमें अल्टरनेटिव का यूज वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से मैंने क्लास में पढ़ाया उन्हें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों की योग्यताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल प्रोसेस इसमें से कौन सा नहीं है। पक्षांतरण, तो आपको पता है कि पक्षांतरण होता है, जैसे कि मैंने कर लिया x-2 इक्वल टू यहाँ पे 3 कर लिया, तो हमें पक्षांतरण यहाँ पे करना पड़ेगा x इक्वल टू 3+2, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है पक्षांतरण करने से, तो पक्षांतरण तो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आंसर बनेगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है यहाँ पे आंसर में, तो ये तो नहीं होगा। मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि मैथ का ये एक तरीका होता है। अगर आपने वेन हीले मॉडल पढ़ा होगा तो जो मानस दर्शन है, एक चाक्षुषीकरण या फिर विजुअलाइजेशन जो होता है वो सबसे लोअर लेवल उनका होता है। तो मैथ का एक प्रोसेस ये होता है कि हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ इसका हाँ, अगर हम अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, हम ऐसा सोच लेते हैं, दिमाग में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मानस दर्शन जो होता है वो होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। और कंठस्थ करना जो है वो मैथ में कभी नहीं होता, तो आपको कुछ भी देखना ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कंठस्थ करना जो है वो सबसे नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे मेमोराइजेशन यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। और आकलन करना जो होता है वो एस्टिमेशन का यूज़ करना, तो वो भी मैथ में होता है, लेकिन जो कंठस्थ करना किसी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। तो आप किसी में भी नेगेटिव आंसर में आप आराम से कंठस्थ करने को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक संख्या की संकल्पना से संबंधित कौन सा नहीं है। अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट से संबंधित इसमें से कौन नहीं है। वर्गीकरण है, वर्ग समावेशन मतलब कि क्लास इंक्लूजन, संरक्षण कंजर्वेशन और मापन। तो यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन भी थी, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग बताऊँ तो वहाँ पे जो मापन है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक संख्या संकल्पना में मापन को सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन क्लासिफिकेशन को सम्मिलित किया जाता है। क्लास इंक्लूजन को भी सम्मिलित करते हैं और कंजर्वेशन को भी हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन मेजरमेंट को हम प्रारंभिक संख्या संकल्पना में सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बन जाएगा। और अगला है कि संख्यांक और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे हमें न्यूमरल और नंबर के विषय में सही आंसर बताना है। संख्यांक और संख्या के विषय में कौन सा नंबर जो है, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो संख्यांक एक प्रतीक है। संख्यांक जो होता है, जो न्यूमरल होता है वो एक प्रतीक होता है, ये बिल्कुल बात सही है, जिसे कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि एक संख्यांक को प्रदर्शित करने के लिए, इसे दिखाने के लिए ये एक प्रतीक है,
ठीक है। संख्यांक जो होता है वो एक प्रतीक है, न्यूमरल जो होता है वो एक प्रतीक है जिसे कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है और इस प्रतीक को न्यूमरल कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और अगला है कि एक संख्यांक को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना था वो ए और बी दोनों ही सही, दोनों ही शुद्ध है। इन्होंने ऐसा आंसर माना था, ए और बी जो है वो दोनों ही शुद्ध हैं। ये आंसर जो है वो माना गया था। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इन्होंने ए और बी दोनों ही शुद्ध माना था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा जो योग पर सम्मिलित शाब्दिक समस्याओं को हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें शाब्दिक समस्याओं को यहाँ पे पढ़ना है। तो एक टोकरी में एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, तो सब मिलाकर कितने हुए? मतलब यहाँ पे जोड़ करना है। एक में 15 हैं और एक में 17 हैं, कुल मिलाकर कितने हुए यहाँ पे हमें जोड़ करना है। ये क्वेश्चन में मतलब दिया गया कितने संतरे हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे जोड़ करना है। और दूसरे में दिया गया कि एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी? इसमें भी जोड़ ही करना है क्योंकि वृद्धि हुई है कीमत में, तो इतना इसका पहले ही प्राइस था और 135 की वृद्धि हो 375 की वृद्धि हो गई है। ठीक है। और थोड़ा मैं इसको छोटा लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ इसको। तो यहाँ पे 15 संतरे और 17 संतरे हैं जिसे कि हमें जोड़ना है। ठीक है, 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सबको मिलाकर कितना होगा? मतलब 15 और 17 को मिलाकर कितना होगा? एक क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है। ठीक है। और दूसरे में पूछ रहा है कि 9,950 रुपये का मोबाइल पहले मिलता था, लेकिन बजट आने के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो कितना नई कीमत क्या होगी? तो इसे भी मतलब हमें यहाँ पे जोड़ना ही है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आगे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन आगे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन जो है वो आगे पूछा क्या गया है, तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन को तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ही लिया है। यहाँ पे हमें दोनों में जोड़ करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है। और बी जो है वो योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। या फिर ए जो है वो योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है और बी जो है वो योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। या फिर दोनों ही योग की समुच्चय और संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो दोनों ही एक प्रोसेस को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। पहला ये है कि आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो समुच्चय का मतलब जोड़ना ही होता है। ठीक है, एग्रीगेशन मतलब यहाँ पे ए जो है वो योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। ये कथन बिल्कुल सही है, जो कि 15 में हमें 17 को जोड़ना है, तो ये समुच्चय को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको सेकंड में क्या दिखाया गया कि इसकी पहली प्राइस ऐसी थी और अब बढ़ के ऐसी हो गई, मतलब अब 375 रुपये इसमें बढ़ गए हैं। तो मतलब इसमें अगर हम इस नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना नया प्राइस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नया प्राइस जो है होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली यहाँ पे बी आंसर बनेगा, क्योंकि पहले में आपको जोड़ना है मतलब समुच्चय करना है, और दूसरे में जो उसका मतलब जो उसकी प्राइस है वो बढ़ गई है, तो उसे हम संवर्धन कहेंगे। ठीक है, खुद में ही अगर बढ़ जाना तो उसे संवर्धन कहा जाएगा। और अगर मैथ की पेडागोजी में ये टर्म जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, मतलब इसका अगर ये प्राइस था और उसमें बढ़ गया तो वो संवर्धन हो गया, और अगर जो आपको दो अलग अलग चीज़ों को अगर आपको जोड़ने की बात की जा रही है तो वो समुच्चय होगा। आपको ये दोनों बात अच्छे से क्लियर करके रखनी है, क्योंकि इस पर आपको कई बार क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर किसी की पहली ही कोई चीज़ है उसी में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो संवर्धन होगा, और अगर किसी दो चीज़ को हमें जोड़ना है तो वो समुच्चय होगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर करके रखनी है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है। और अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। एक अध्यापक जो है वो कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। ठीक है, आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। 25 टाइल्स को हमें आयताकार शेप मतलब कि रेक्टेंगल के शेप में व्यवस्थित करना है। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को हम संबोधित कर सकते हैं? तो 25 टाइल्स से हम कौन सी गणितीय
संभावना को मतलब ऐसे हम कैसे लगाएंगे इसे कि हम उससे कौन कौन सी धारणा को संबोधित कर सकते हैं। तो आयतन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे 3D शेप में आयतन होता है, 2D में आयतन होता नहीं है। और जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है वो 2D शेप का एग्जाम्पल होता है। तो ये आयतन वाला तो हमेशा कोई भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी आयतन दिया गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आयतन दिया गया, ये भी नहीं होगा। आपका डायरेक्टली आंसर बी निकल रहा है, क्योंकि जो 2D शेप होते हैं उसके क्षेत्रफल निकल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका हम एरिया का जो फॉर्मूला होता है L/B होता है, ठीक है, L/B होता है। तो अगर हम या फिर एक साइड को हम 25 मान लें और एक को 1 मान लें, या फिर 5 × 5 कर लें, तो ये भी हो सकता है। तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं और गुणनखंड भी कर सकते हैं 5 × 5 में, या फिर 25 × 1 में इसका गुणनखंड भी आप कर सकते हैं और इसका परिमाप भी आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको 25 टाइल्स को से इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी और गुणनखंड तीनों निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इतना तो जानते होंगे ना कि 3D शेप में वॉल्यूम निकलता है, 2D में नहीं निकलता। तो यहाँ पे आयतन है, आप इसे हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए। तो कई बार ऐसे आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड का आपको हर एग्जाम में यूज़ करना ही पड़ता है, तो आप यहाँ भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आंसर पता नहीं होते, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आंसर को पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन क्या है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार जो माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या फिर तो यहाँ पे पहला आंसर ही हमारा सही होगा कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के संबंध में आप इस स्टेटमेंट को याद करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं कि भार के संरक्षण की समझ जो है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ठीक है। तो आप इस आंसर को मार्क करके रख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करता है वो क्या है। तो वेन हिले का जो मॉडल है, वेन हिले का जो भी मॉडल है, ठीक है, आपको इसके चरणों को याद रखना होगा। वेन हिले का जो भी मॉडल है आपको इसके चरण को याद रखना होगा, तो आप उसको याद रख सकते हैं। और पहली बात तो ये जो वेन हिले का जो मॉडल है वो डायरेक्टली ज्यामितीय चिंतन, ज्योमेट्रिक थिंकिंग से जुड़ी हुई है। पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत मोटा ये क्वेश्चन है कि वेन हिले का जो मॉडल है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो ज्यामितीय चिंतन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। पहला तो सबसे ईजी क्वेश्चन जो है वो यही है कि वेन हिले का जो मॉडल है वो ज्यामितीय चिंतन से जुड़ा हुआ है। और जो वेन हिले का मॉडल है उसमें 5 लेवल को बताया गया है, ठीक है। इन्होंने लेवल दिया है लेवल 0, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ऐसे इन्होंने 5 लेवल के बारे में बताया है, ठीक है। और जो लेवल इन्होंने 0 बताया है वो विजुअलाइजेशन है, जिसे कि हिंदी में चाक्षुषीकरण कहते हैं, या फिर मानस दर्शन भी हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस है मतलब कि हिंदी में विश्लेषण करना है। मतलब कि एनालिसिस में हम ये करते हैं, मतलब चाक्षुषीकरण में क्या करते हैं हम कि हम सिर्फ शेप को देख सकते हैं और उसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि मतलब ये शेप जो है वो अगर हम ये पहचान लें कि अगर कोई बच्चा जो है वो ये पहचान रहा है कि ये जो शेप है और ये जो शेप है वो ट्रायंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और ये थोड़ा सा ये जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये सर्कल है। मतलब उसे फिगर के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग अगर बच्चा जो है वो पहचान रहा है तो मतलब कि वो पहले लेवल में है, मतलब लेवल 0 में है, मतलब कि विजुअलाइजेशन, जिसे कि हम हिंदी में चाक्षुषीकरण या फिर मानस दर्शन कहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ देख कर ही अंतर वहाँ पे बता देता है शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 1 में बच्चा क्या करता है, एनालिसिस में बच्चा क्या करता है कि शेप का नाम बता लेता है और उसके बाद उसके साइड को बता देता है। जैसे कि रेक्टेंगल में कितनी साइड्स है ये बता लेगा बच्चा, और उसके प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने लग जाएगा। और उसके बाद अगला यही 2 से आपसे प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला है कि इनफॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ा और हाई लेवल में बच्चा आएगा। और उसके बाद फॉर्मल में आएगा। इसके बाद ये क्या है, ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, ठीक है। सबसे पहले इनफॉर्मल आएगा, उसके बाद फॉर्मल आएगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद जो है वो दृढ़ता आएगी, रिग्रेस आएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। जो लेवल 0 है, ठीक है, जो लेवल 0 है वहाँ पे विजुअलाइजेशन मतलब कि चाक्षुषीकरण, और जो लेवल 1 है, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस है। और लेवल 2 पर जो है वो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कई बार आपको क्रम लगाने के लिए दे देता है। तो उसके बाद लेवल 2 पर इनफॉर्मल होगा, ठीक है, और लेवल 3 पर जो होगा वो फॉर्मल होगा, और लेवल जो 4 पर क्या होगा
वो रिग्रेस होगा, मतलब कि दृढ़ता होगी। ठीक है, आपको ये चारों को क्रम से याद रखना है और पहला मतलब 0 लेवल का और 1 लेवल के बारे में भी याद रखना है कि उससे क्या होता है। और जो ये वैन हीले का जो मॉडल है वो ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है, तो क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चंस को देखे हैं कि क्वेश्चन में आपको क्रम लगाने के लिए भी दिया गया है, तो यहाँ भी अभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित का प्रश्न हल करने का सबसे अच्छा कौशल है। ठीक है, गणित के प्रश्न हल करने का सबसे अच्छा कौशल कौन सा है। तो सबसे पहले कि आप यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। अगर मान लीजिए कि आपको आंसर नहीं पता है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। कंठस्थ करना, आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, रट लेना, आंसर नहीं बनेगा। और यहाँ पे कंठस्थ कर लेना, आंसर नहीं बनेगा, डायरेक्टली आपका आंसर निकल गया। कि विवेचन करना, मतलब रीजनिंग लगाना, चर का यूज़ करना, वेरिएबल्स का यूज़ करना, जैसे कि हम लोगों एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, ABC यूज़ करते हैं, और प्रतिरूप देखना। ठीक है, एक पैटर्न देखना कि कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो ये तीनों ही गणित के प्रश्नों को हल करने के कौशल हैं, और अदर जो है वो नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों को गुणा करने के लिए दिया गया और बच्चे ने गुणा किया। तो संकल्पना को समझाने, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि गुणा करने के लिए दिया गया, बल्कि क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.3 में और हम 0.2 का गुणा करेंगे तो हमें 0.06 मिलेगा। ठीक है, तो इस संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन उचित है। डाइनिंग ब्लॉक, टेलर की गिनतारा, संख्या चार्ट और ग्राफ पेपर। तो जो है वो ग्राफ पेपर जो है वो सबसे अच्छा होता है इसके लिए। आप पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी दशमलव को की प्रणाली को पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, और ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर को आंसर माना गया है, तो अगर आप इसे याद करके रख सकते हैं कि अगर आपको दशमलव बच्चों को पढ़ाना है तो ग्राफ पेपर जो है वो सबसे बेटर होगा। वो संख्या चार्ट से बेटर होगा, टेलर का गिनतारा से भी बेटर होगा, और डाइनिंग ब्लॉक से भी बेटर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो ग्राफ पेपर है वो दशमलव पढ़ाने के लिए सबसे बेटर तरीका यहाँ पे चारों में से है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो डायरेक्टली NCF में यही कहा ही गया है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा हो बच्चे के जीवन से जुड़ा हो, वो चार दीवारी से बाहर निकले, रटन विद्या से मुक्त हो, ये सब बातें NCF में कही गई हैं। तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से जुड़ा हो जो भी मैथ जो है, मैथ का जो भी पाठ्यक्रम है, अगर आप लोगों ने बच्चों की मैथ की बुक देखी होगी तो वहाँ पे बहुत जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन डायरेक्टली सही हो रहा है यहाँ पे। और कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देना तो कभी मैथ में सही नहीं होगा, और छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो एडवांस मैथमेटिक्स के लिए हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को तैयार नहीं करना होता, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे ए ऑप्शन होगा कि जो भी पाठ्यक्रम हो वो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट कर सके। मतलब अगर बच्चा एडिशन सीख रहा है तो वो मतलब ये जोड़ सके कि इस टोकरी में 15 है तो इस टोकरी में 17 संतरे हैं, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितने संतरे बनेंगे, ये सब वो एक्चुअल लाइफ में भी वो अपने कर पाए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, गणित के टीचिंग को हमें प्रभावी बनाना है तो उसके लिए कौन सी विशेषता जो है वो नहीं होगी, कौन सी विशेषता जो है वो नहीं है। पहली बात तो यही है कि कौन सी विशेषता जो है वो नहीं है। तो पहला है कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई एक टॉपिक आप पढ़ा रहे हो लेकिन उसके लिए आप अलग अलग शिक्षण विधि का यूज कर रहे हैं, तो ये तो जो है वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना, कठोरता वर्ड जो है वो नेगेटिव होता है। और देखते हैं ऑप्शन, अगला है कि छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। और अगला है कि प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये दोनों तो एकदम ही आंसर नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए में
बी में और सी में आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो बी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है कि नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय का कठोरता से पालन करना। जैसे कि मुझे 45 मिनट का पीरियड दिया गया है और मुझे कोई नया मतलब चैप्टर मैंने बच्चों का शुरू किया है, और अगर 45 मिनट का पीरियड मेरा है तो तुरंत हो गया, तुरंत मतलब एकदम 45 पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, मैं तुरंत वहाँ से निकल जाऊँ। तो मतलब ये हमें नहीं करना है, बल्कि हमें 4-5 मिनट ज़्यादा लेकर अभी उसे कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो नई संकल्पना का परिचय देने के समय नियम की कठोरता का पालन करना, या फिर समय की कठोरता का मतलब दूसरे सेंस में भी हम इसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 मिनट डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 10 मिनट ही मुझे देने हैं, और बच्चों को समझ में नहीं आया लेकिन मैंने 10 मिनट में उसे ख़त्म कर दिया। तो ये भी इस सेंस में भी हम कठोरता से पालन करने का मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। और छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ठीक है। तो अच्छा, ये पॉजिटिव ही पॉइंट है, क्योंकि हमें पैटर्न यहाँ पे देखिए एक पैटर्न की बात हो रही है कि बच्चे जो है वो गलतियाँ किस पैटर्न पे कर रहे हैं। मतलब अगर वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उन्हें गलती कहाँ पे हो रही है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 2 अंकों का आप गुणा बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप वो किस पैटर्न पे बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसे जानना भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। कोई कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम यहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे कठोरता से पालन करना, ठीक है। और अगला ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना नहीं है, ठीक है। अभी बच्चों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करना है, तो इसमें से कौन सी ऐसी योजना है जो प्रभावी नहीं है। तो ऐसे कार्यों को अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना की समझ में अंतर किया जा सके। तो ये तो अच्छी बात है ना। अब यंत्रवत रटने और संकल्पना को समझ में अंतर किया जा सके, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी नहीं होगा। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। यहाँ पे रटने का देखकर आप इसे नेगेटिव नहीं लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रटने का और संकल्पना की समझ में अंतर करना एक पॉजिटिव पॉइंट ही होता है, ठीक है। और अगला है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। तो ये भी बात अपने आप में पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ये है नहीं। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी बनेगा कि यूजिंग प्राइमरीली ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क, मतलब मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो ये आंसर जो हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये है जो कि नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। समूह संचालित कार्यों को ही किया जाए मुख्य रूप से, तो ऐसा भी नहीं है। और क्योंकि हमें वहाँ पे बच्चों का आकलन करना था। तो और सारे क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो इतने ही पेडागोजी के क्वेश्चंस थे। और अब हम लोग बहुत जल्द पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने या फिर 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है उसके भी मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चंस को फिर करेंगे, और उसके बाद हिंदी पेडागोजी को भी करेंगे। और संस्कृत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है ही, वो शायद नहीं ही हो पाएगा। तो आप लोग संस्कृत का जो मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने उतनी भी प्रैक्टिस कर ली तो आपका 20 या 25 प्लस आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपना ऐसे ही किया था।